हेलो बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। गणित की तैयारी मैंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा रखा है। एक बार मेरे कहने पर डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। जो इस वीडियो को लाइक करेगा उसके 80 में से 80 नंबर पक्के आएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी आपका एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाते हैं यार, किसी श्रेणी का जो nवां पद है 2n+1 है, इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? मतलब n के जगह क्या रख देना है? 10 रख देना है। 2n के जगह हमने रख दिया 10, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 + 1, यानी कि उत्तर हो जाएगा 21। उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर चौथा 21 सही हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी प्रश्न में बोल देता कि भैया सार्वंतर बताओ, इसी प्रश्न में बोल देता कि भैया सार्वंतर बताओ, तो क्या होता? सार्वंतर को हम डी से दर्शाते हैं। तो जो n का गुणज होता है, जो n का गुणज होगा, चिन्हों का भी ध्यान रखना, प्लस माइनस, वो होता है डी। हमारा n का गुणज क्या है? 2 है, तो डी हमारा 2 हो जाएगा। सार्वंतर हमारा 2 हो जाता अगर पूछता तो। ठीक है, अगर पूछता तो ये हो जाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठफल क्या होगा? देखो, गोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास एक गोला है। ठीक है, गोले का जो व्यास हमको दे रखा है वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या होती है आर, वो क्या होती है? व्यास की आधी होती है। 14 का आधा कितना होता है? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो सूत्र होता है वो होता है 4πr²। 4 का मान होता है 22/7। त्रिज्या हमारे पास है r², यानी कि 7 × 7। एक 7 से एक 7 कट गया, तो 22 चौके 88 गुणे में है 7। 7 अठे 56, हासिल लगा 5। 7 अठे 56 और 5 क्या हो जाएगा? 61। कितना हो जाएगा बाबू? 61 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 616। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप क्लास 10th में हैं या 11th में जाने वाले हैं या आप 12th में हो और आप कॉमर्स लेके पढ़ना चाहते हो या कॉमर्स लेके पढ़ रहे हो, तो और आपका सोच है कि मुझे सीए बनना है, मुझे हाई पेइंग जॉब्स चाहिए, तो उसके लिए जो कॉमर्स वाला है वो आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल बैचेस लेके आए, कुछ कोर्सेज लेके आए हैं, जिसमें अभी चल रहा है बहुत सारा तगड़ा डिस्काउंट। ठीक है, क्योंकि अभी आने वाला है फिजिक्स वाला का विश्वास दिवस, चौथा विश्वास दिवस आने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारे उपहार मिलेंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे। सारे बैचेस पे डिस्काउंट चल रहे हैं अप टू 63%। ठीक है, तो अगर आप इन बैचेस को अभी परचेस कर ले हो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि बाद में जाके ये ऑफर शायद रहे ना, इससे बेस्ट ऑफर आपको मिलेगा नहीं। अगर आप उदय स्टेट बोर्ड का लेते हो, उदय बैचेस लेते हो, जिसमें आपको क्या मिल जाएगा? लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगी, लेक्चर नोट्स मिलेंगे और 24/7 डाउट सपोर्ट और बहुत कुछ मिलता है आपको, इनमें मिलता है। और इसकी जो प्राइस है ओनली 2499 है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा और एडिशनल वे में चाहते हो कि मुझे थोड़ा और अच्छा फीचर मिले, तो उसके लिए आपको प्रो लेना पड़ेगा, उदय प्रो बैच। ठीक है, ये जो बैचेस है वो 11th वालों के लिए। इसमें क्या मिलेगा? लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस तो होंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होंगी, लेक्चर नोट्स मिलेंगे और डाउट सपोर्ट भी मिलेगा आपको। आगामी बैच जो भी आएगा उसका एक्सेस भी मिलेगा और इसकी प्राइस है 4499। आप क्लास 12th में हो और अगर आप यूपी बोर्ड से हो, तो यूपी बोर्ड आप लोगों के लिए अलग से कोर्स है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज के फीचर्स वही हैं जो 2499 में मिलेगा ना, उसमें जो फीचर्स हैं, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगी, लेक्चर नोट्स मिलेंगे आपको और 24/7 डाउट सपोर्ट और बहुत कुछ आपको मिलेंगे। अगर थोड़ा सा प्रो में जाते हो, थोड़ा और फीचर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको पे करना होगा 4499, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होंगी, लेक्चर नोट्स मिलेंगे, डाउट सपोर्ट होगा, CUET सहित आगामी बैच का भी एक्सेस मिलेगा। अगर आप 12th में हो तो ग्रेजुएशन में जाने के लिए CUT की जो तैयारी होती है उसका एक्सेस भी आपको फ्री में मिल जाएगा अगर आप ये पे करते हो। तो यूपी वालों के लिए अलग बैच है और जो आपका बिहार है उसके लिए अलग बैच है। बिहार के लिए जो हमारा बैच है परिश्रम बिहार स्टेट बोर्ड, ये आपके लिए बिहार वालों के लिए अलग है, और ध्यान रखिए यूपी वालों के लिए अलग है होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जो बाइंग लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको थोड़ा डिस्काउंट और चाहिए तो मेरा जो कोड है महा
200 MHA 200 अगर आप टाइप करोगे तो आपको 200 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से भी। तो प्लीज़ जाके ज़रूर परचेस करें, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। साथ साथ आप लोग भी कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो पासे पे जो फेंकते हैं हम तो उस पर जो परिणाम होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6 होता है ना। तो कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं पासे पर? कुल परिणाम पासे पर जो कुल परिणाम होते हैं वो है हमारे पास 6। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो विषम संख्या कितनी है बाबू? विषम संख्या 3 है, 5 है और 1 भी है ना, 1 3 5। ठीक है, ये 3 संख्या हमारी विषम है। प्रायिकता निकालनी है विषम संख्या की, तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता का सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितना है? 3 और कुल परिणाम कितना है? 6। कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आंसर आ जाएगा 1/2। आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे त्रिभुज ABC में AB 6√3 है, AC 12 है, BC 6 है, तो B कोण क्या होगा? तो देखो हमारे पास जो सबसे बड़ी भुजा है वो 12 है, तो 12 का वर्ग करो, बाकी दो छोटी भुजा का वर्ग करो। 6√3 का वर्ग कर दिया प्लस उस 6 का भी हमने वर्ग कर दिया। 6 का वर्ग हो जाएगा 36, √3 का वर्ग होता है 3, यहाँ पे आ गया 36 और 12 का वर्ग होता है 144। 36 आ गया उभयनिष्ठ, 36 एकम 36, 3 बचा यहाँ पर, 36 एकम 36, तो ये आ गया 36, 3 और 1 4 गुणा कर देंगे, 36 चौके 144। तो जो बड़ी वाली भुजा का वर्ग है वो बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। तो बड़ी वाली भुजा क्या है? AC। AC में क्या छुपा हुआ है? B नहीं है ना, तो जो कोण B होगा वो 90 होगा। कोण B क्या होगा बाबू? 90 होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कोण B हो जाएगा 90। ये ट्रिक होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √5 हो। हर साल ये क्वेश्चन आता है, हर साल, हर बार। ठीक है, तो देखो हमको एग्जाम में कैसे लिखना है, बिल्कुल वैसे लिखवाऊंगा। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। क्या दे रखा है बाबू? 0 दे रखा है। और हमको फिर क्या दे रखा है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हमें क्या दे रखा है? अल्फा गुणा बीटा बराबर वो दे रखा है √5। हमें निकालना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। 0 मत लगा देना, 0 लगाओगे तो समीकरण हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है बाबू? 0 है, गुणे में x है और अल्फा बीटा हमारा है √5। तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस के √5। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? द्विघात बहुपद। आराम से मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति बताइए। जब भी हमें मूलों की प्रकृति निकालनी होती है तो क्या निकालना होता है? बताओ बताओ। विविक्तिकर निकालना होता है। क्या निकालना होता है? विविक्तिकर। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दे रखा है? द्विघात समीकरण। जैसे स्कूल की कॉपी में लिखनी है, जैसे एग्जाम की कॉपी में लिखनी है, बिल्कुल वैसे ही लिखवा रहा हूँ। द्विघात समीकरण हमको दे रखा है x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 है कि नहीं। तो यहाँ हमारे पास क्या है? देखो यहाँ हमारे पास है a क्या होता है? x² का गुणज। जब कुछ नहीं होता है तब 1 होता है। b क्या है हमारे पास? x का गुणज माइनस के 4 और c हमारे पास क्या बाबू? 4 है। हमें निकालना है विविक्तिकर, हमें निकालना है विविक्तिकर का जो सूत्र होता है d बराबर वो होता है b² माइनस के 4ac। रखते हैं यहाँ पर, तो b का मान है देखो माइनस के 4, 4, a है 1, c है 4। माइनस का वर्ग करने में प्लस होता है 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 16 में से 16 घटाओगे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे
चूंकि चूंकि विविक्तिकर चूंकि विविक्तिकर शून्य है, इसलिए मूल वास्तविक तथा समान होंगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से हो गया, एग्जाम में ना पक्का आएगा 100%। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? देखो, जो हमारा वृत्त है वो कितना ही बड़ा हो सकता है कि नहीं? वो कितना ही बड़ा हो सकता है। जैसे मैं यहाँ बना के दिखाऊं, देखो ये मैंने एक वृत्त ले ली, ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया? वृत्त लिया। अब इसकी मुझे स्पर्श रेखा खींचनी है। देखो यहाँ पे खींच सकता हूँ, 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 यहाँ पे तो अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हो। वृत्त कितना ही बड़ा हो सकता है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा अनंत या अनगिनत, ठीक है। वृत्त की एक बिंदु से एक खींच सकते हैं, लेकिन वृत्त पर अगर बोला जाए तो वृत्त पर अनेकों स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु पे एक ही खींचा जा सकता है, ठीक। एक निश्चित घटना की कितनी प्रायिकता होती है? एग्जाम में बार बार आता है। निश्चित घटना फिक्स है कोई चीज, तो उसकी प्रायिकता एक होती है। कितनी होती है बाबू? एक। एग्जाम में बार बार आता है। और यहीं पर अगर आ जाता अनिश्चित घटना की, बताओ किसकी? बताओ, अनिश्चित घटना या फिर असंभव घटना। तो अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है, वो 0 होती है। वो क्या होती है बाबू? 0, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहे दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वो संख्याएं आपको बतानी है। दो संख्या है आपके पास, ये एक संख्या है और ये एक संख्या है। माना बड़ी संख्या को x बोलेंगे, दूसरी छोटी संख्या को y बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, माना बड़ी संख्या अंतर है तो कोई एक छोटा एक तो बड़ा होगा ही होगा। बड़ी संख्या को x मान लिया तथा छोटी संख्या को हमने y मान लिया, ठीक। फिर यहाँ पे आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला गया कि दोनों का जो अंतर है, अंतर बोले तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू? 26 आएगा। कितना आएगा? 26। अब हम आ जाते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है? द्वितीय शर्त में ये बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 3 गुनी है, ठीक। बड़ी संख्या जो है x छोटी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करोगे? x का मान उठाओगे, समीकरण नंबर 1 में रख दोगे। यहाँ लिखेंगे x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जैसे एग्जाम में लिखना है बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूँ। पहले समीकरण एक बार लिख लो। x माइनस वाई बराबर कितना है? 26 है। तो x की जगह पे आ जाएगा 3y माइनस के वाई बराबर 26। 3y में से एक y घटाएंगे, 2y आ जाएगा और ये हो जाएगा 26, ठीक है। 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 3 6, तो y का मान आ जाएगा 13। y का मान क्या आ जाएगा बाबू? 13 आ जाएगा। अब y का मान उठाकर यहाँ रख दीजिए, चूंकि x बराबर है हमारे पास 3y, y का मान है 13, रख दिया, 13 3 39, ठीक है। अर्थात बड़ी संख्या कितनी है? 39, और छोटी संख्या जो है कितनी है? वो है 13। ये आप यहाँ पर फाइनल उत्तर ऐसे लिखेंगे। कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है। कह रहे कॉस थीटा का मान अगर 4/5 हो तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वर्ग का मान क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ देखिए दिया है हमें, क्या दे रखा है बाबू? हमको दे रखा है कॉस थीटा बराबर है 4/5।
तो कॉस की मदद से हम साइन निकाल सकते हैं। सूत्र जानते हो कि भैया साइन थीटा बराबर जो होता है अंडर रूट के अंदर वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो कॉस थीटा का मान क्या है 4/5, ये हम उठाकर यहाँ रख देंगे। अब लॉस ऑफ ले लो, उससे पहले थोड़ा हल करो। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ठीक। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। देखो 25 एकम 25, इसकी गुणा इसके साथ 25 एकम 25 माइनस की गुणा इसके साथ 16 एकम 16, तो ये आ जाएगा 9/25, ठीक है। 9/25, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो साइन थीटा हमको मिला है 3/5। साइन थीटा हमको क्या मिला है 3/5। तो यहाँ पे आ जाइए, इसलिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है 1/साइन, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 3। कॉसेक तो हमें मिल गया। अब हमें चाहिए कॉट थीटा। क्या चाहिए कॉट थीटा। कॉट थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ठीक। तो देखिए कॉस थीटा हमको दे रखा है प्रश्न में 4/5 और साइन थीटा हमारे पास है 3/5। इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5 कटा, ऊपर से आ गया 4, नीचे से आ गया 3, ठीक। तो कॉट थीटा हमारे पास है 4/3। हमें क्या निकालना है प्रश्नानुसार, यहाँ पे आ जाओ, प्रश्नानुसार हमें निकालना है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वर्ग, ये मान हमें ज्ञात करना है। तो कॉट थीटा का मान हमारे पास है 4/3, कॉट थीटा का मान हमारे पास है 4/3 और कॉसेक हमारे पास है 5/3 वर्ग है। तो देखो दोनों के बट्टे में समान है, लॉस ऑफ वही आ जाएगा, जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। 5 और 4 9/3, 3 तिया 9, ठीक है। 3 का वर्ग आ जाएगा, 3 तिया 9, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर। कोई भी अगर डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे बिंदु इतने 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 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है। त्रिभुज कब बनाएगा, कोई भी दो बीच की दूरी अगर जोड़ते हो तो तीसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो त्रिभुज बना रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो त्रिभुज नहीं बना रहा, ठीक। तो देखते हैं, हमारे पास 3 बिंदु है, नाम दे दो इनको ABC। माना A हमारे पास है 3,2, फिर B -2, -3 और C हमारे पास है 2,3। तो 3 बीच की दूरी निकलेगी, पहले एक AB, फिर BC और फिर एक AC, ठीक। तो निकालते हैं पहले A और B की बीच की दूरी। दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, यही होता है। सूत्र में रख दीजिए। x1 क्या है, ये A और B में ये x1 है, ये y1 है, ठीक। तो x1 माइनस ये होगा x2, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, और ये है y1 और ये है y2, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव। 3 और 2 5 का वर्ग, 2 और 3 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 प्लस 25 ये आ जाएगा 50। 50 का वर्गमूल होता है 5/2, 25 दूनी 50 ना, 25 का वर्गमूल 5, 2 का जोड़ा नहीं बना, ठीक हो गया। ये हमने निकाल दिया AB, ये हमने निकाला AB। अब हम निकालेंगे BC। क्या निकालेंगे BC, ध्यान से देखिए। BC x1 कितना है -2, x2 है 2, y1 है -3, y2 है 3। तो -2 -4 वर्ग, -3 -6 का वर्ग, माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है 4 चौको 16, माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है 6 छंग 36।
तो यहाँ आ जाएगा 6 और 6 12, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, √52, 13 चौके 52, 2 √13 हो जाएगा, 2 √13 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं ए और सी के बीच की दूरी। ठीक है, ए और सी के बीच की दूरी। सो देखो ये ए है तो ये x1 हो गया 3, x2 हो गया 2, y1 हो जाएगा 2, y2 हो जाएगा 3। 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा, 2 में से 3 घटाओगे -1 बचेगा। 1 का वर्ग 1 -1 का वर्ग 1, तो ये आ जाएगा √2। ठीक, किसी भी दो बीच की दूरी को जोड़ोगे तीसरे वाले से बड़ा आएगा। ठीक है, हिंदी में लिख देना, यहाँ पे हिंदी में लिख देना। क्या लिखोगे? चूंकि किसी भी दो बीच की दूरी का योगफल तीसरे वाले से बड़ा है अर्थात यह एक त्रिभुज बनाता है। तीनों तो अब क्या ये लिख दोगे, त्रिभुज तो बन रहा है। अब तीनों बीच की दूरी अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, चूंकि तीनों दूरियां अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, इसलिए यह एक विषम बाहु त्रिभुज है। इसलिए यह क्या है? एक बाहु विषम बाहु त्रिभुज है। यह आप लिख देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आते हैं, शानदार क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। कह रहे दी गई आकृति में DE जो है वो AC के समांतर है। ये जो रेखा है ना DE इस AC के समांतर है। थेल्स प्रमेय लगेगा यहाँ पर, और थेल्स प्रमेय का प्रूफ भी एग्जाम में आता है। प्रमेय 6.1 6.1 और 10.2 दोनों एग्जाम में प्रूफ आएगा। लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अलग से मैंने इनको प्रूफ भी करा रखा है। रट लेना, एग्जाम में पक्का आएगा 100%। तो हमें x का मान बताना है कि इस x का मान क्या होगा। चित्र एग्जाम में ज़रूर बनाना है। तो देखो हमें लिखना कैसे एग्जाम में लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि जो DE है वो AC के क्या है बाबू, समानांतर है। DE AC के समानांतर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ऐसा होता है तो यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या होता है, BD/DA बराबर होता है BE/AC। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे BD/DA बराबर होगा BE/AC। ठीक, अब हम मान रखेंगे BD हमको दे रखा है 3, DA दे रखा है 3, BE दे रखा है x, AC दे रखा है 4। ठीक है, 3 एकम 3, x यहाँ पर है, 4 एकम 4। इतना आसान प्रश्न है। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देख सकते हैं, आएगा ज़रूर। हर साल ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, थेल्स प्रमेय पर आधारित सिंपल सा प्रश्न आता ही आता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। त्रिभुज का प्रश्न है, बहुत ही इजी और आसान। कह रहे नीचे दिए गए चित्र में यदि PQ और R समांतर हैं, ये जो रेखा है इसके समानांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज आपस में समरूप होगा। ठीक, सो देखो अगर ये रेखा इसके समानांतर है तो ये तिर्यक रेखा का काम करेंगी, और यहाँ पे जो कोण बनेगा और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो समान होगा, क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कक्षा 6 में पढ़ा होगा। और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, क्यों? क्योंकि एकांतर कोण समान होते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न हो गया ये दो। तो प्रश्न में आ जाओ। दिया है हमको क्या दे रखा है, PQ और जो रेखा है वो समांतर है RS के। ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल है, इसकी वजह से तो सारा प्रश्न आसान हो गया। अब आ जाओ त्रिभुज PQO तथा त्रिभुज RSO में, जिसको हमें समरूप दिखाना है। तो सबसे पहले देखो जो कोण P है वो बराबर है कोण H के। ठीक, और जो कोण Q है वो बराबर है कोण R के। दोनों के दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण है चूंकि PQ समांतर है RS के। ऐसे पूरा पूरा लिखोगे। उसके बाद आप जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होती है। जो POQ होगा और जो SOR होगा, ये जो कोण वो आपस में क्या है, समान है। शीर्षाभिमुख कोण समान होती है।
जो POR कोण है, कोण SOR के बराबर है। क्यों? क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। तो आपने 3 संगत कोण क्या दिखा दिए, दोनों में बराबर दिखा दिए। अतः एंगल 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 नियम से जो त्रिभुज है आपका PQO समरूप हो जाएगा त्रिभुज RSO के। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं 52 पत्तों के गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा बिना देखे निकाला गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पत्ता इक्का है, वह पत्ता लाल रंग का है। ये हमें बताना है। सो देखिए यहाँ पर जब 52 इक्का है, जो पत्ते होते हैं बाबू, उस पत्ते में क्या होता है ना, देखो पत्ता है हमारे पास, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, जिसकी 2 कैटेगरी है, 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। ठीक, 26 लाल 26 काले। इनकी भी 2-2 कैटेगरी होती है, इनकी भी 2-2 कैटेगरी होती है। हर कैटेगरी में 13-13 पत्ते होते हैं। ये सब मैंने वीडियोग्राफी की मदद से, एनिमेशन की मदद से समझा रखा है प्रायिकता चैप्टर में। पूरा NCERT पढ़ा रखा है, वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं, फ्री में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इक्का है, तो इक्का कितने होते हैं पूरे गड्डी में, इक्का हर कैटेगरी में एक इक्का होता है। टोटल 4 कैटेगरी होती है, 1 × 4 यानी कि 4 इक्के होते हैं। लाल रंग का है, लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो पहले वाले पे 8 पे आ जाओ, इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक, तो संभव परिणाम क्या है हमारे पास 4, कुल परिणाम कितना है 52। 4 एकम 4, 4 तिया 12। पहले वाले का उत्तर आ जाएगा 1/13। कितना आ जाएगा, 1/13। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं सेकंड वाले ख नंबर पर। ख नंबर पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लाल रंग का, लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता, लाल रंग के पत्ते आने की प्रायिकता। ठीक, तो क्या होगा, लाल रंग संभव परिणाम कितने होते, 26, कुल परिणाम कितने होते 52। 26 एकम 26, 26 दूनी 52। आंसर आ जाएगा 1/2। आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक, शानदार क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। या फिर एक जार में कुल 14 गेंदे हैं, जिनमें से कुछ हरी और कुछ नीली गेंदे। देखो एक जार है हमारे पास, मतलब एक बोतल है, ठीक है, ये कंटेनर है हमारे पास। इस जार में कुल 24 गेंद हैं। कुल गेंद कितनी है इसमें, कुल गेंद इसमें 24 है। कुल गेंद, कुल गेंद हमारे पास है 24। कुछ हरी हैं तो कुछ नीली हैं। मान लेते हैं, माना हरी गेंद, ठीक है, हरी गेंद कितनी है, x है, इसलिए नीली गेंद कितनी होगी, कुल गेंद 24 है तो नीली गेंद हो जाएगी 24 में से हम कितना घटा देंगे, जब हरी गेंद को घटा देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगी, नीली गेंद मिल जाएगी। ओके, अब हम आ जाते हैं प्रश्न में। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसके हरे होने की प्रायिकता 2/3 है। हरे होने की प्रायिकता कितनी है, हरे होने की प्रायिकता 2/3 है। ओके, तो जाल में कुल नीली गेंदों की संख्या बताइए। अच्छा देखो, तो हरे गेंद होने की प्रायिकता, हरे गेंद की प्रायिकता, शानदार क्वेश्चन है। संभव परिणाम हरा कितना है हमारे पास x, और कुल परिणाम कितना है 24। और प्रश्न में हमें हरे गेंद की प्रायिकता दे रखी है कितनी, 2/3। हरे गेंद की प्रायिकता 2/3, यहाँ रख दो, काटो नीचे नीचे कट जाएगा, 3 × 8 = 24, तो 8 दूनी 16,
x का मान आ जाएगा 16, लेकिन x हमें मिला है 16, तो x क्या है, हरा गेंद है, लेकिन हमें क्या निकालना है, नीली गेंद निकालना है। इसलिए नीली गेंद, नीली गेंद क्या है बाबू हमारे पास, 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स, तो x कितना है, 16 घटा दो 8 आ जाएगा। तो हमारी जो नीली गेंद है वो कितनी होगी, 8 होगी। सिंपल, बड़े आराम से हो गया। कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं, शानदार क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है वो आपको पता है हर साल आता है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, ठीक। तो मान लेंगे, उल्टा मानते हैं, माना √7 एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, एक √7 यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। दुनिया की कोई भी संख्या जो परिमेय होती है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसे को हमने क्या बोला, परिमेय बोला है। तो √7 को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, जहाँ पर q का मान क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। उसके साथ साथ p और q हमारे क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, तथा जो HCF होगा p और q का वो कितना होगा, 1 होगा। ये परिमेय संख्या होगा, HCF कितना होता है, p और q का 1 होता है। तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ मैं, तिरछी गुणा करेंगे, p एकम p और ये हो जाएगा √7 गुणा q, √7q। फिर हमें क्या करना होता है, वर्ग करना होता है दोनों तरफ। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर, करोगे वर्ग तो यहाँ से हो जाएगा p का वर्ग, p², वर्ग करने पे √ हट जाता है, 7 आ जाएगा, q का वर्ग हो जाएगा q²। गुणज में क्या है, 7 है, तो यहाँ लिखोगे चूंकि p² 7 से विभाजित है, p² 7 से विभाजित है, इसलिए p भी 7 से विभाजित, p भी 7 से विभाजित होगा। क्यों, देखो अगर एक संख्या मैं लिखता हूँ 7 का वर्ग यानी कि 49, कटता है 7 से, तो इसका जो वर्गमूल होगा 7 वो भी तो 7 से कटेगा। समझ में आई बात, अगर p² 7 से कट रहा है तो उसका जो वर्गमूल p है वो भी 7 से ज़रूर कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आ जाओ अगले स्टेप में। अगले स्टेप में क्या करना होता है, मानना होता है, माना यहाँ पर क्या संख्या थी, p थी, तो यहाँ p लिखोगे, संख्या क्या है 7 है, 7 r लिखोगे। फिर से वही काम करना है, वर्ग करना है, तो यहाँ लिखोगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर कर दो वर्ग, तो यहाँ से आ जाएगा p², 7 7 49, r का वर्ग r², ठीक। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से p² का उठाकर मान रखना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे p² का मान रखने पर, p² का मान रखने पर, p² का मान रखने पर रख दो p² का मान। तो p² का मान क्या, 7q², तो यहाँ पर है 49 r², 7 गुणे में तरह के बट्टी में आ जाएगा 7 7 49, तो q² आ जाएगा 7 r², ठीक। तो यहाँ से देखो गुणज में क्या 7 है, तो लिखेंगे चूंकि q² 7 से विभाजित है, इसलिए q भी 7 से विभाजित होगा, ठीक है। अगर q² 7 से कट रहा है तो q भी 7 से ज़रूर कटेगा। अब आपने नोटिस किया कि भैया q भी 7 से कट रहा है, p भी 7 से कट रहा है, p और q दोनों 7 से कट रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि p व q दोनों 7 से विभाजित हैं, इसलिए जो HCF होगा p और q का वो 7 होगा,
जो कि 1 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है क्या? नहीं है। और हम जानते हैं परिमेय संख्याओं का जो HCF है वो कितना होता है? वो 1 होता है। अगर √7 एक परिमेय संख्या है तो वो परिमेय अगर होती तो वो क्या देती? HCF 1 देती। ये तो 7 दे रहा है, जो कि हमारे अवधारणा के क्या है? विपरीत है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह हमारी अवधारणा के विपरीत है। अतः यह हमारे अवधारणा के विपरीत है। इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है हमसे कि 1261 और 1067 का जो HCF है 97 है, तो इसका LCM क्या होगा? शानदार सा क्वेश्चन है। तो देखो बाबू, हमको दिया है, इस एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी जरूरी बात है। हमें दे रखा है संख्याएं। हमको संख्याएं क्या दे रखी हैं? 1261 और 1067। और जो HCF हमें दे रखा है, HCF मतलब मौशोपा 97 है, और जो लॉशोपा है LCM है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, वो हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, थोड़ा मोड़ा अंग्रेजी झाड़ दोगे तो मस्त हो जाता है इंप्रेशन। ठीक है, वी नो दैट क्या होता है? हम जानते हैं संख्याओं का जो गुणनफल होता है, संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है HCF गुणा LCM के, है ना? तो संख्या हमारे पास है 1261 और दूसरी वाली है 1067। जो HCF है हमारे पास वो 97 है, और हमें हमारा LCM ज्ञात करना है। ठीक है, 1261 गुणा 1067, 97 गुणे का इधर आके बट्टे में आ गया। अब हमें भाग देना है, 7 97 से भाग दो। तो पहले देखो 97 से भाग देंगे किस में? इसमें देंगे 1261 में। देख के देखो, यहाँ पर 2 अंक लेंगे, छोटा पड़ेगा, 3 अंक लेंगे। 97 एकम 97 घटा 2, और 16 में 7 घटाएंगे 9 बचेगा। ठीक है, और 12 में से 9 घटाएंगे, सॉरी 11 में से 9 घटाएंगे 2 बचेगा, पीछे से आ गया 1। ठीक है, 97 तीन बार देखो, 3 7 21, हासिल लगा 2, 3 7 सॉरी 3 9 27 और 2 29, पूरा चला गया। 13 बार जाएगा काटोगे तो। इससे काटेंगे तो कितना बार जाएगा? 13 बार। अब आपको 13 से गुणा करना है, 1067 में 13 से गुणा करना है। तो गुणा करो, 3 7 21, हासिल लगा 2, 3 छंग 18, 18 और 2 20, 3 एकम 3। ठीक है, 1 7 7, 1 छंग 6 0, 1 एकम 1। ये आ गया, कहीं गड़बड़ तो नहीं की हमने? 13 3 7 21, हासिल लगा 2, 3 छंग 18 और 2 20, 3 एकम 3, 1 7 7 6 0। हाँ ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, आगे लिख देंगे LCM हमारे पास क्या आ जाएगा? 13 8 7 1। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? LCM। ऐसा एक प्रश्न एग्जाम में हर साल आता है, 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में, और ये सारे बोर्ड्स के द्वारा पूछे गए ही तो प्रश्न है। मैं कुछ अलग से थोड़ी ना करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे A का मान ज्ञात कीजिए ताकि द्विघात समीकरण के मूल समान हो। ठीक है, तो देखो द्विघात समीकरण हमें दिया है, क्या दे रखा है? द्विघात समीकरण A माइनस के 12 एक्स स्क्वायर 2A माइनस के 12 एक्स प्लस 2 बराबर 0। कई बच्चे तो प्रश्न देख के डर जाएंगे, अरे बाबा क्या आ गया? आसान है, इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर आ जाओ, A क्या है? स्मॉल में मत लिखना क्योंकि स्मॉल में ऑलरेडी है। तो A क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणज, A माइनस 12 है। B हमारे पास क्या होता है? एक्स का गुणज, यह 2A माइनस के 12, और अचर पद C हमारा क्या है? 2 है। प्रश्नानुसार हमारे पास क्या है?
प्रश्नानुसार हमारे पास है कि मूल समान है। क्या है? चूंकि मूल समान है, मूल समान है। अगर जब मूल समान होते हैं तो विभक्तिकर का मान क्या होता है? शून्य होता है। मूल समान है इसलिए क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। ठीक, तो b का मान हमारे पास है 2a माइनस के 12, बी स्क्वायर 4, a हमारे पास है a माइनस के 12 और c हमारे पास है 2। ठीक, तो वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, a माइनस 12 की घात में लग जाएगा 2, 4 दूनी 8, माइनस का इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का। काटोगे, 4 दूनी 8, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, घात काटेंगे तो एक घात कम हो जाएगा। यहाँ से बचेगा a माइनस के 12, a माइनस के 12 और यहाँ से बचेगा सिर्फ 2। ठीक, तो माइनस के 12 इधर आके हो जाएगा प्लस के 12, तो a का मान आ जाएगा 14। a का मान क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। इतना आसान प्रश्न है। कहीं पे भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। हो गया? बड़े आराम से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सिद्ध करना है कि ये चीज गुणा ये चीज 2 के बराबर होती है। शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है, ये एनसीईआरटी का ही है। तो बाएं तरफ में ज्यादा दिख रहा है तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। ले लो बायां पक्ष। तो हमारे पास बाएं पक्ष में क्या है? 1 प्लस कॉट ए माइनस का कॉसेक ए गुणे में है 1 प्लस टेन ए प्लस का सेक ए। तो नियम क्या कहता है? कोई सर्वसमीकरण लगे तो लगाओ, अगर नहीं लग रही तो साइन कॉस में बदलो। कोई सर्वसमीकरण नहीं लग रही यहाँ पर तो हमें साइन कॉस में बदलना पड़ेगा। एक कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस बट्टा साइन, कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 बट्टा साइन, टेन को लिख सकता हूँ मैं साइन बट्टा कॉस और सेक को लिख सकता हूँ 1 के बट्टे में कॉस। ठीक, सो देखो बाबू, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। अब यहाँ पे देखिए लॉस ऑफ क्या आ जाएगा? साइन गुणा साइन, साइन 1 को साइन से भाग देंगे, साइन बढ़ जाएगा, साइन एकम साइन। ठीक, इसके बट्टे में और इसके बट्टे में सेम टू सेम है। जब बट्टे में सेम रहता है ना, ऊपर वैसा का वैसा आ जाता है। तो ये आ जाएगा कॉस ए माइनस का 1। यहाँ पे आ जाओ, कॉस एक कम कॉस, 1 से भाग देंगे कॉस बढ़ जाएगा, कॉस एक कम कॉस प्लस इसके बट्टे में सेम टू सेम है। जब सेम टू सेम होता है ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है, साइन ए प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, इधर जो है इधर भी वही है, यहाँ पर जो है यहाँ भी वही है, बस सिर्फ चिन्ह का फर्क है। तो एक सूत्र आपको पता होगा, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए की जगह पर है और ये बी की जगह पर। ठीक, तो सूत्र में लगा देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बट्टे में नीचे से गुणा करोगे साइन ए गुणा कॉस ए। आंसर में हमें 2 लाना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक सर्वसमीकरण और है जो होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab। खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग 2 गुणा ए गुणा बी 2ab, और 1 का वर्ग क्या होता है? 1। बस आंसर आने ही वाला है। ठीक, सर्वसमीकरण लग रही। और एक देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है? 1 होता है। चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, यहाँ रख दीजिए 1। ये हो जाएगा 2 साइन ए गुणा कॉस ए माइनस 1 बट्टे में क्या है? साइन ए गुणा कॉस माइनस 1 प्लस 1 कटा, ऊपर बचा 2 साइन ए गुणा कॉस है, नीचे भी बचा है साइन ए गुणा कॉस। कॉस से कॉस कटा, साइन से साइन कटा,
क्या बचा बाबू? 2 बचा। यही तो मिलाना था, 2। आराम से हो गया। अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम है कल परसों में, उसी हिसाब से वीडियो में बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। अगर आपको आराम आराम से समझना है, जानना है, तो आपको शुरू से हमसे जुड़ना चाहिए था। मैंने पूरा सब कुछ पढ़ा रखा है एनसीईआरटी आराम आराम से। आप लोग क्या करते हो, स्पेशली उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे मैंने देखा है, वो साल भर ऑनलाइन नहीं आएंगे। एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले सर हमारे लिए वीडियो बना दो बना दो। भाई तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ नहीं देखा मैंने। ऑनलाइन आज सब कुछ मिलता है, तुम फिर भी ऑनलाइन से सिर्फ क्या देखोगे, रील्स स्क्रॉल करना है, रील्स देखना है ना, हाँ वो करना है, यही सब बकवास करना, टाइम वेस्ट करना है अपना, लेकिन अच्छी चीज़ें नहीं देखनी है तुम्हें। बाकी बोर्ड्स का देखो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, बाकी जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के बच्चे हैं ना, वो शुरू से पढ़ाई करते हैं। तुम बेवकूफ़ क्या करते हो, साल भर नहीं पढ़ना है। मैं खुद उत्तराखंड का हूँ और उत्तराखंड के बच्चे पढ़ते नहीं है मुझसे, जबकि यूपी बिहार के बच्चे इतने मैसेज करते हैं मुझे, पूरे साल भर जम के पढ़ाई करते हैं, तभी उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। यही तो कारण है। आप लोग एग्ज़ाम से पहले आके बोल रहे हो, तो मैं भी एग्ज़ाम से पहले बना रहा हूँ वीडियो। हालांकि जो भी वीडियोस यूपी बोर्ड के लिए होती हैं, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सब एक ही पैटर्न है, एक ही एनसीईआरटी बुक है, सारा क्वेश्चन एक है। वो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन उनके में आता है वो आपके में भी आता है। थोड़ा पैटर्न थोड़ा अलग अलग होता है, क्वेश्चन का पैटर्न कोई उसमें 1 2 4 नंबर का होता है, आपका 3 नंबर 4 नंबर का होता है। इट डजेंट मैटर एक्चुअली। ओके, मेन होता है चीज़ें। ठीक, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और पदों का योगफल 400 है, तो पदों की संख्या व सारांतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता है, हर साल। ठीक है, हमको दिया क्या है, एपी का प्रथम पद है ना, हमें दे रखा है प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं, ये हमारे पास है 5। फिर हमको दे रखा है अंतिम पद, अंतिम पद को हम ए एन से दर्शाते हैं, जो कि है 45। पदों का योग, पदों का जो योग है एच एन से दर्शाते हैं, वो है 400। हमें पदों की संख्या एन निकालना है और सारवंतर डी निकालना है। ठीक, आप एक सूत्र जानते होंगे कि जब प्रथम पद और अंतिम पद दोनों मालूम हो तो एच एन का सूत्र क्या होता है, n/2 ब्रैकेट के अंदर a + an, यही होता है। एच एन हमको दे रखा है प्रश्न में 400, एन हमें ज्ञात करना है बट्टे में 2, प्रथम पद है 5, अंतिम पद है 45। जोड़ दीजिए 400, ये बट्टे का 2 इधर आके क्या हो जाएगा बाबू, गुणे में, तो ये आ जाएगा 50। 50 गुणे में इधर आके आ जाएगा बट्टे में, यहाँ बचा 0 से 0 घटा 5 × 40, एन का मान आ गया 8। पहला उत्तर, एन का मान कितना आ गया, 8। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट पार्ट में। चूंकि हमें डी भी निकालना सारवंतर, एक सूत्र होता है एन बराबर a + n - 1 गुणा डी। अब इसकी मदद से बाकी निकल जाएंगे। ए एन हमारे पास है 45, प्रथम पद है 5, एन हमारे पास आया है 8। ठीक है, और डी हमें निकालना है, तो प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 होगा, और ये आ गया 7D, 40 बचा। ठीक है, 7 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, तो डी आपका आएगा 40/7। सही किया ना हमने, ठीक है, सही है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, बहुत ही शानदार और आसान सा प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आ जाओ, ये प्रूफ करना है, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, इसको मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। ठीक है, नई एनसीईआरटी बुक 8.3 का प्रश्न है ये, 8.3 का प्रश्न है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है ना तो खोल के देखो, मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ ताकि आप खोल के एक बार देखो कि सर ने सब पढ़ा रखा है, वो भी फ्री में। आप लोग कोचिंग में जाके पैसे दे के पढ़ते हो ना, है कि नहीं, पढ़ते हो पैसे दे के। मेरा चैलेंज है, उनसे 100 गुना अच्छा पढ़ाता हूँ मैं, 100 गुना अच्छा पढ़ाऊंगा। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे, कोचिंग जाना छोड़ दोगे। सारे बच्चे करते हैं, 11 12 के बच्चे सब फ्री में पढ़ते हैं, आप लोग ही नहीं पढ़ते हो। आपके पास पैसे बहुत है, आपके पापा के पास है ना, सारे वेस्ट करने हैं। इनको देखिए, आप कोचिंग छोड़ दोगे इन वीडियोस को देखोगे तो। ठीक, अगले प्रश्न में आते हैं जो हर साल एग्जाम में आता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है।
कह रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में विभाजित करते हैं। अगर आप कक्षा 11 में गए तो गणित की तैयारी हमारे चैनल से शुरू से पढ़ाई कर देना, सारा कुछ हमने पढ़ा रखा है, 11th का भी 12th का भी, ठीक, इवन बीएससी बीटेक का भी। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इसको इस अनुपात में विभक्त करते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हमारे पास एक रेखाखंड है, रेखाखंड है, एक बिंदु हमारे पास है, मान लेते हुए बिंदु ए है जिसके निर्देशांक है -1,7 और ये वाला पॉइंट हमारा है बी जिसके निर्देशांक है 4, -3। यहाँ पर कहीं एक बिंदु है, यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु है, मान लेते वो बिंदु P है जो कि विभाजन बिंदु जिसके निर्देशांक x, y है। इसको ये 2:3 में विभक्त कर दे, इधर 2 टुकड़ा है, इधर 3 टुकड़ा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया M1, ये आपका हो गया M2, ये आपका X1, ये आपका Y1, ये आपका X2, ये आपका Y2, ठीक है। शानदार क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। और ये हमारा है विभाजन बिंदु जो कि हमें ज्ञात करना है। चित्र ऐसा जरूर बनाना है। ये हमारा क्या है बाबू, विभाजन बिंदु, ठीक। तो हम जानते हैं चूंकि विभाजन सूत्र से क्या होता है, विभाजन सूत्र x निर्देशांक के लिए क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2 और y के लिए क्या होता है, y के लिए सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। अब हम मान रखेंगे और हल करेंगे। m1 का मान हमारे पास है 2, x2 का मान हमारे पास है 4, m2 का मान है 3 और x1 का मान है -1, m1 प्लस m2। हल करो, 4 दूनी 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 एकम 3, तो यहाँ आ गया 5 बट्टे 5, 5 एकम 5, x निर्देशांक हमको मिल गया बाबू 1, ठीक। फिर y पे आ जाइए, तो m1 कितना है देखो 2 है और y2 कितना है हमारे पास, y2 है 3, ठीक। अरे y2 3, y2 थोड़ी ना 3 है, m2 3 है, y2 है -3, ठीक है, -3, m2 है 3 और y1 है हमारा 7 बट्टे में क्या है m1 प्लस m2। तो 2 तिया 6 माइनस का 7 तिया 21, ये 5 हो गया, 21 में 6 घटाओगे 15 बट्टे 5, 5 तिया 15, ठीक है। तो हमें हमारा जो y निर्देशांक मिल जाएगा वो मिल जाएगा 3। अतः जो p हो जाएगा x, y, x बिंदु हमारे पास कितना है 1 है और y कितना है 3 है। ये हमें हमारा मिल जाएगा उत्तर। कितना आ गया आंसर, जो विभाजन बिंदु होगा वो 1,3, ठीक है। आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे x अक्ष पर वह बिंदु जो इस बिंदु और इस बिंदु से समदूरस्थ हो, समान दूरी पर हो। हर साल एग्जाम में आता है, 7.1 प्रश्नावली का प्रश्न है। तो हमारे पास बिंदु हमें दे रखा है, मान लेते हैं ये a बिंदु है, 2, -5 है और ये b बिंदु है जो कि -2,9। इसके बीचों बीच एक बिंदु है p जिसके निर्देशांक हमने x अक्ष पे बोला है, x अक्ष पे बोला है तो y निर्देशांक इसका क्या होगा 0 होगा। पूरा ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करोगे तो बिंदु ज्ञात होगा। देखो x अक्ष पर बोला है तो x अक्ष के लिए y निर्देशांक क्या होता है 0, माना वो बिंदु p है जिसके निर्देशांक x, 0 है, ये लिख लेना, ठीक है, ये लिख लेना। प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है, समदूरस्थ बोला, समान दूरी पे ये बिंदु। प्रश्नानुसार a से जो p के बीच की दूरी है, p से जो b के बीच की दूरी है वो समान है, ये प्रश्न में दे रखा है। जो AP है और जो PB है वो आपस में समान दूरी पर है। दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगेगा x1, AP में आ जाओगे, ये x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। अब इसमें आ जाओगे, ये हो जाएगा x1 माइनस माइनस हो जाता है प्लस x2 का वर्ग, y1 0 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है। थोड़ी देर पहले सूत्र लिखवाया था, दो बिंदु के बीच की दूरी, इधर भी अंडरवुड है उधर भी अंडरवुड है, अंडरवुड हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे अंडरवुड हट जाएगा, यहाँ से बचेगा 2 माइनस एक्स का वर्ग माइनस 5 का वर्ग
और यहाँ से बचेगा x प्लस 2 का वर्ग और माइनस 9 का वर्ग। ठीक, तो देखिए इसको खोलना है, इसको भी खोलना है, सूत्र तो पता ही होगा ना। तो ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2a गुणा b, 5 बचे 25, माइनस का वर्ग प्लस होता है, इसको खोलिए, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस का 2ab, 9 नम कितना होता है 81। बराबर के दोनों तरफ समान समान चीज रहने पे कट जाता है, 2 स्क्वायर प्लस का कटा, एक्स स्क्वायर प्लस का कट गया। क्या बचा हमारे पास, लिख लेते हैं, यहाँ बचा 2 दूनी 4x और प्लस के है 25, यहाँ बचा प्लस के 4x और प्लस के 81। ठीक है, तो संख्याओं को एक तरफ लाते हैं, प्लस का 81 इधर आ जाएगा माइनस का, और माइनस का 4x इधर आके हो जाएगा प्लस का 4x, ये हो जाएगा 8x और यहाँ पर बचेगा 56। 8 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 8 सत्ते 56, x का मान आ जाएगा माइनस के 7। ठीक है, माइनस के 7, x मिल गया। अतः बिंदु क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंदु हमने x, 0 माना था, x मुझे मिला है -7, -0, ये हमें हमारा बीचों बीच वाला पॉइंट मिल जाएगा बड़े आराम से। ठीक, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, जो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से समान दूरी पर है। ठीक, शानदार क्वेश्चन है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये क्वेश्चन देखा तो जाए थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन सिलेबस से बाहर नहीं कह सकते क्योंकि ये लॉजिकल प्रश्न है। ठीक है, ये लॉजिकल प्रश्न है और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों छायांकित पर आधारित प्रश्न है। कैसे निकलेगा छायांकित भाग, जब हम वर्ग के क्षेत्रफल में से इस अर्धवृत्त को और इस अर्धवृत्त को घटा देंगे तो ये काला काला बच जाएगा, तो ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर, वर्ग की जो भुजा है, जो वर्ग की भुजा है वही इस वृत्त की क्या है, इस वृत्त की क्या है बाबू, व्यास है। तो हमको क्या दिया है, हमको दिया है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा A बराबर 14 सेंटीमीटर, चूंकि क्या है ये अर्धवृत्त का व्यास, जो भुजा है ये अर्धवृत्त का क्या है, व्यास है। अर्धवृत्त का जो व्यास है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। इसलिए त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या जो R होती है वो व्यास की आधी होती है, 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर है कि नहीं, 7 सेंटीमीटर। तो अब हम आ जाएंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न में क्या बोला गया बाबू, हमको क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो बच्चों मैं मैथ्स का टीचर हूँ, हिंदी का नहीं, तो मात्रा वात्रा में थोड़ा अगर मिस्टेक हो जाए तो उसको माफ कर देना मुझे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर बट्टे में 2, 2 से 2 घटा। वर्ग की भुजा 14 गुणा 14, पाई का मान है 22 बट्टे 7, और त्रिज्या हमारे पास है 7, स्क्वायर है मतलब 2 बार गुणे में, एक साथ से एक साथ कटा, 14 गुणा 14 196, 22 सत्ते 154, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। पाई का मान क्या लेना है हमें, 3.14, जो बोला चाहे वही लेना है। कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ओके, मतलब ये काला काला तो निकालना है, ये सफेद भी निकालना है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है,
दिया है त्रिज्या, त्रिज्या आर जो दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद जो कोण है थीटा वो हमें दे रखा है 30 डिग्री, वो हमें दे रखा है 30 डिग्री। सबसे पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। हमें क्या निकालना है? नंबर 1 हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर, यही होता है। थीटा हमारे पास है 30 बट्टे में 360, पाई का मान 3.14 और त्रिज्या हमारे पास है 4 गुणे 4। काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 3 12। ठीक है ना, ऊपर आ जाएगा 3.14 गुणे 4 बट्टे में 3। तो 4 से पहले गुणा करो, 4 चौको 16, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12 बट्टे में 3। इससे भाग देना, अब 3 से भाग दे दो 12.56 में, 3 चौके 12, हटाएंगे तो बाबू 0 बचेगा। ठीक है, 5 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, 3 एकम 3 तो 2 बचा, 6 नीचे आ गया, 3 8 24, 3 8 24। 4.18 दशमलव के 2 स्थान तक रहें तो वही बहुत है, काटेंगे तो ये आ जाएगा 4.18 लगभग। पहले वाले का आंसर 4.18। ठीक, यह आ गया 4.18। अब मुझे अगर ये सफ़ेद वाला हिस्सा निकालना है तो कैसे निकलेगा? जब इस पिज़्ज़ा में से इस स्लाइस के टुकड़े को तुमने खा लिया है तो यही हिस्सा बचा है ना सफ़ेद वाला, कैसे निकलेगा? कि वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दो, तभी आएगा, तभी आएगा ना। तो वही निकालते हैं। तो यहाँ आ जाएगा क्या बाबू? यहाँ आ जाएगा सेकंड वाला पार्ट, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग मेरी कबाड़ बन रही है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जस्ट अभी हमने निकाला है 4.18। इसको फिर से हल करने मत लग जाना। पाई का मान क्या है? 3.14 और त्रिज्या हमारे पास क्या है? 4। वर्ग है तो वर्ग लगा दिया 4.18। तो 3.14 को गुणा करना है 4 चक्कू 16 से और फिर उसमें से 4.18 घटा देना है। ठीक, तो देखो बाबू हम गुणा कर देते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट हो जाएगा नहीं तो ना। तो 3.14 को गुणा करना है 16 से, तो आंसर आ जाएगा 50.24 आएगा। उसमें से मुझे 4.18 घटा देना है। 14 में से 8 घटाएंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, और 10 में से 4 घटाएंगे 6, 46.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा बाबू?